दोस्तों, we are ready to go, sir. Namaste. I am VP Lal from Vikram Sarabhai Space Center, Trivandrum, and today my topic is flight software for satellite launch vehicles. Today we'll be talking about the requirements of flight software, composition of the flight software, what are the various packages which go into the flight software, scheduling of tasks in the flight, and how the software is evaluated. Now, ये क्या है? What are the flight software? Flight software वो है सॉफ्टवेयर जो कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के अंदर लोड करे जाते हैं इन वेरियस पैकेजेस ऑफ द लॉन्च व्हीकल, और इनका ऑपरेशन स्टार्ट होता है as soon as the vehicle takes off. एक आध चीजें जो कि इसके पहले भी शुरू हो जाती हैं, that we will be covering separately. Or it is resident in the flight systems which are placed in the equipment bay. Equipment bay आप लोग समझें जो कि लॉन्च व्हीकल में सैटेलाइट के जस्ट नीचे होता है, तो इसलिए जितनी भी देर तक लॉन्च व्हीकल चालू रहता है इक्विपमेंट बे के पैकेजेस ऑन रहते हैं, तो इसलिए पूरे लॉन्च व्हीकल की एक्टिविटीज में ये सॉफ्टवेयर काम करता रहता है. दो पैकेजेस जिसमें कि ये फ्लाइट सॉफ्टवेयर लोड करा जाता है वो है नेविगेशन सिस्टम और गाइडेंस कंट्रोल सिस्टम. इनके बारे में मैंने पिछली टॉक में भी बात करी थी, अब थोड़ी और डिटेल में इनके बारे में बात करी जाएगी फ्रॉम हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू. अब क्या क्या होता है फ्लाइट सॉफ्टवेयर के अंदर? सबसे पहली चीज फ्लाइट सीक्वेंसिंग. जिस ऑर्डर में इसके स्टेज मतलब कौन सी मोटर ऑन करनी है, ऑफ करनी है, क्या जो भी ऑपरेशंस होते हैं लॉन्च व्हीकल के वो फ्लाइट सीक्वेंसिंग से करे जाते हैं. टेलीमेट्री डेटा जिससे कि आपको दिखता रहे कंटिन्यूअसली फ्लाइट में क्या हो रहा है, कैसे चल रही है फ्लाइट, और बाद में भी एनालिसिस के लिए टेलीमेट्री डेटा बहुत जरूरी होता है. नेविगेशन डेटा प्रोसेसिंग को पिछली बार बात करी थी मैंने. गाइडेंस डेटा प्रोसेसिंग एंड जनरेशन ऑफ कंट्रोल डेटा, ये भी पिछली थोड़ी बहुत करी थी और आगे करेंगे. इंपॉर्टेंट बात है फॉल्ट टॉलरेंस और फेलियर डिटेक्शन, आइसोलेशन, रिकॉन्फिगरेशन. फॉल्ट टॉलरेंस वो होता है कि मान लीजिए कोई गड़बड़ी हो जाए तो उसको कैसे हैंडल करी जाएगी. अच्छा, दो बातें इन फ्लाइट कंप्यूटर्स की बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने वाला हूँ. पहली बात को तो कहते हैं रियल टाइम ऑपरेशंस. अब रियल टाइम का क्या मतलब है? रियल टाइम मींस दैट जैसे मैंने कहा था फ्लाइट ऑपरेशन स्टार्टेड टाइम t equal to 0 लॉन्च टाइम. उसके बाद इट हैज टू गिव सीक्वेंसिंग टाइम पे सीक्वेंसिंग करनी है, कौन सी स्टेज ऑन करनी है, स्टेज ऑफ करनी है, या कंट्रोल सिस्टम में कब क्या कमांड देनी है. ये सब के लिए बहुत ही एक्यूरेट टाइमिंग से ये काम करने होते हैं. सो कंप्यूटर की भाषा में ऐसे कहते हैं इंटरप्ट ड्रिवन, कि एक पल्स होती है जिससे कि वो कंप्यूटर इंटरप्ट करा जाता है और इंटरप्ट की बेसिस पर ये सॉफ्टवेयर रन करता है. और ये जरूरी होता है ग्राउंड स्टेशंस के लिए भी, क्योंकि उनको भी इस फ्लाइट कंप्यूटर से सिंक्रोनाइज करना पड़ता है. और दूसरी बात ये है कि जितने भी हमारे लॉन्चेस हैं ASLV से लेकर PSLV, GSLV, मार्क वगैरह वगैरह, सब में दो फ्लाइट कंप्यूटर्स रखे जाते हैं. कहते हैं प्राइम चेन और रिडंडेंट चेन. बोथ एग्जीक्यूट द सेम फ्लाइट सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंटली. अलग अलग दोनों एक ही चीज कैलकुलेट करते हैं. दोनों के आइडेंटिकल इनपुट जाती है, दोनों की आइडेंटिकल आउटपुट होती है, और उनमें से एक आउटपुट को चूज करा जाता है. नॉर्मली प्राइम चेन के आउटपुट को चूज करा जाता है कि जिससे कि सारे ऑपरेशंस करे जाए. अगर प्राइम चेन का कंप्यूटर खराब हो जाता है तो डेटा ऑटोमेटिकली रिडंडेंट चेन में
ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि दोनों एक ही चीज पैरेलली सॉल्व कर रहे होते हैं, एक ही आउटपुट दे रहे होते हैं, तो इसलिए लॉकेट को भी पता नहीं चलता है कि कौन सी चेन से कमांड डालेगा। ये बहुत जरूरी है इसके फेलियर अवॉइड करने के लिए। अच्छा, अब चलते हैं हम जो इसके जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो इसमें लोड करेंगे। नेविगेशन सॉफ्टवेयर, नेविगेशन सिस्टम जो है उसमें क्या है कि जैसे मैं पहले लास्ट टाइम भी कहा था कि जो मैकेनिकल जो इनको जो व्हीकल के जो एक्सेलरेशन है और रोटेशंस हैं उनको एक्सेलरोमीटर्स और जायरोस्कोप से मेजर करा जाता है। और नेविगेशन सॉफ्टवेयर का काम है कि इस डेटा से व्हीकल की लीनियर वेलोसिटी, पोजीशन और व्हीकल की एंगुलर पोजीशन, जिसे एटीट्यूड कहते हैं, एंगुलर पोजीशन को पता करता है। और उसके बाद पता इवेल्युएट करने के बाद ये गाइडेंस को दे देता है ये सारे डेटा। और वो अलग अलग फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में, उसके बारे में अभी बताने वाला हूँ, फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस के बारे में कन्वर्ट कर देता है। अब ये देखिए डायग्राम में, ये रॉकेट है लेफ्ट साइड में, जिससे कि किनेमैटिक इनपुट्स आ रही हैं, रेट्स और एक्सेलरेशंस, जो कि सेंसर्स, जायरोस्कोप, एक्सेलरोमीटर्स में सेंस करते हैं। और उसके इलेक्ट्रिकल आउटपुट में डेल्टा थीटा मतलब उसके जो रेट्स हैं, डेल्टा भी मतलब एक्सेलरेशन, ये नेविगेशन की को जाती है। और इसकी आउटपुट गाइडेंस को जाती है, गाइडेंस की डिजिटल ऑटो पायलट, from there to control system and to the vehicle. और ये चीज एक चीज ये होती है कि लॉन्च से पहले, लॉन्च से जस्ट पहले जो है इसको नेविगेशन सिस्टम का अलाइन करा जाता है, इसको प्री लॉन्च अलाइनमेंट। इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि अब जो नेविगेशन सिस्टम जब उसमें लोड करा गया है रॉकेट में, तो इन स्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट्स थोड़ी बहुत एरर उनमें आ जाती है, थोड़ी बहुत एरर आ जाती है। और इसके रीजंस कई हो सकते हैं। हो सकता है कि जायरोस्कोप में थोड़ी एरर हो, या में उसको रखने में थोड़ी एरर हो। तो इसको करेक्ट करने के लिए एक प्रोसीजर कराया जाता है, जिसको वेलोसिटी कपल्ड जाइरो कंपास। ये जो है प्री लॉन्च सॉफ्टवेयर है, जो कि नेविगेशन सॉफ्टवेयर में रन करता है, लेकिन इसकी एक्चुएशन कमांड ग्राउंड से दी जाती है। इसको मैं समझाता हूँ कि क्या मतलब है इसका। शुरू में बिफोर द लॉन्च, ये जो काला वाला जो आपको ये रेफरेंस एक्सवाइजेड का रेफरेंस दिख रहा है, ये व्हीकल एक्सिस है, व्हीकल के एक्सवाइजेड फ्रेम्स। आईएनएस रेड कलर का है। You can see it is slightly shown to be slightly misaligned before launch। तो मैं लॉन्च नहीं कर सकता है, तो इसको अलाइनमेंट करने से उसकी पोजीशन ऐसे मर्ज हो जाती है। इसका एडवांटेज ये है कि जो भी कोई मेजरमेंट ली जाएगी या जो भी कमांड दी जाएगी, वो एक्जेक्टली व्हीकल्स की एक्सिस के हिसाब से। ये दो स्टेप का प्रोसीजर है। फर्स्ट स्टेप है लेवल अलाइनमेंट। तो उसमें ये है कि जो एक्स और वाई जो डायरेक्शन है, उनको पहले व्हीकल एक्स और वाई से अलाइन कर दिया जाता है। उसके बाद जेड एक्सिस को which is called the azimuth alignment. Azimuth alignment is very interesting. जो लेवल एक्सेलरोमीटर्स हैं, जो
procedure the Hello? Yes, sir. You can continue now. ठीक है। तो प्री लॉन्च अलाइनमेंट जो है ये नेविगेशन सॉफ्टवेयर का एक पार्ट है, जो कि नेविगेशन जो कि फ्लाइट सॉफ्टवेयर में लोड करा जाता है, लेकिन उसकी एक्चुएशन इससे ग्राउंड से कमांड करके दी जाती है। और इसका पर्पस है कि आईएनएस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आईएनएस के जो XYZ फ्रेम्स हैं उसको व्हीकल के या लॉन्च पैड के XYZ से मैच कराने के लिए। और दिस प्रोसीजर कॉल्ड वेलोसिटी कपल्ड जायरो कंपासिंग। इसको मैं शो करता हूँ इस तरह से कि ये काला XYZ जो आप देख रहे हैं ये व्हीकल एक्सिस है, और INS एक्सिस जो है रेड कलर का XYZ जो कि इससे थोड़ा मिसअलाइंड है। तो और जब इसका अलाइनमेंट पूरा हो जाएगा तो ये दोनों एक दूसरे से मर्ज कर जाएंगे। ये आइडियल सिचुएशन जिसमें कि लॉन्च करा जाता है। ये प्रोसीजर 2 स्टेप्स का है। फर्स्ट यू डू अ लेवल अलाइनमेंट विच मींस कि एक्स और वाई जो डायरेक्शंस हैं उनको व्हीकल के एक्स और वाई से मर्ज कर दिया जाता है। और थर्ड में एजिमुथ अलाइनमेंट जिसमें जेड को जेड से मैच करते हैं। तो ये दो स्टेप्स में वेलोसिटी कपल्ड जायरो कंपासिंग पूरा कराया जाता है। नेविगेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप इज गाइडेंस। गाइडेंस का पर्पस ये है कि यू नो द करंट व्हीकल स्टेट, पोजीशन, ओरिएंटेशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उससे यू फाइंड आउट द additional acceleration and change of directions to reach a pill box. A pill box क्या होता है? पिल बॉक्स वो होता है कि जब एक स्टेज के एंड पर उसको रॉकेट को कहाँ होना चाहिए उस पॉइंट को पिल बॉक्स कहते हैं। वो हर स्टेज का अलग अलग पिल बॉक्स होता है। फाइनली जो है वो फाइनल स्टेज के बाद जो पिल बॉक्स है वो तो ऑर्बिटल इंजेक्शन ऑर्बिट पॉइंट पर होता है। तो एवरी स्टेज हैज इट्स ओन पिल बॉक्स। सो starting with any stage you have to reach the defined pillbox for that stage। और ये काम है इसका गाइडेंस का to find out the how much position has, how much velocity has to be increased, how much direction has to be changed to reach that definite pillbox। And this is carried out for every stage of flight। Guidance it gives commands for vehicle sequencing also। वो अब यहाँ देखिए डायग्राम में vehicle state which are the outputs of navigation system, position, velocity, attitude and rates, they go to the guidance computer, or guidance generates commands to the digital autopilot for vehicle control, and it also generates outputs for vehicle sequencing। गाइडेंस अब हर स्टेज के लिए अलग अलग टाइप का गाइडेंस होता है। When you are in the atmosphere in the first 50-60 kilometers, जबकि थोड़ा एटमॉस्फेयर है वहां पर, तो उसमें क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा एयर स्पीड्स होती हैं और बहुत ज्यादा टर्बुलेंस होती है, तो इसलिए ज्यादा you cannot give very high commands to the rocket। नहीं तो there's a danger that the rocket may break, and it happened in I think one of the ASLVs also, it happened like that। So here we have to, the guidance software has to ensure low angle of attack, and it has to use wind biasing, it has to use gravity turn, जिससे कि व्हीकल के ऊपर लोड बहुत कम रहे। विंड बायसिंग का मतलब ये है कि जैसे जिस तरह की विंड है, तो इंस्टेड ऑफ अपोजिंग दैट विंड टू टेक द व्हीकल अपवर्ड्स,
you go with the wind. So अगर wind कहती है इधर turn कर तो don't oppose it, just keep on going with that. It reduces the load on the vehicle. Gravity turn में ये है कि considering the CG of the vehicle, allow the gravity to turn the rocket in the desired path. फिर उसके outside the atmospheric phase जो guidance computation जो है वो अच्छा in the atmosphere it's called open loop guidance क्योंकि you are not giving any feedback controls to the guidance system. Outside the atmosphere जबकि ज़्यादा disturbing inputs नहीं है तो you can give closed loop guidance computation. In the ideal system there are no errors and disturbances, so a resident guidance software which is open loop system which is used. In a real system you have got thrust misalignments, errors in propulsion, computation errors, उन सबको cover up करने के लिए vehicle को कि incremental ये जो inputs हैं velocity और acceleration की उनको very finely you have to update them. और तीसरी बात यह है कि guidance also has to take care of how much fuel is available in the rocket, in this stage of the rocket. क्योंकि अगर फ्यूल है तभी तो गाइडेंस कर पाएगा, फ्यूल नहीं है तो गाइडेंस कहाँ से होगी. So there is a one parameter called guidance margin which tells you how much fuel is remaining in the vehicle after you have reached the desired pillbox. Now we'll come to vehicle sequencing. These are commands for igniting a stage motor, separating the spent rocket, changing the control system from one stage to another, etc. These are of two types. One are those commands which are computed by from the data given by navigation computer, and based on vehicle velocity and position and some other criteria also, how to reach that pillbox is what is defined by the guidance. And there are another set of commands which are fixed time command are based on these. That is, you can say some second stage has got ignited. 5 seconds after that, the heat shield separation command has some such thing. So fixed time commands are based on the above commands, and all these commands are generated by the guidance software. Now digital autopilot, it receives the guidance outputs and generates corresponding stage control outputs for each stage. Control we have already talked about earlier. It takes inputs from the guidance and DAP softwares. And it's the importance of control is that while navigation system forms the eyes and the ears of a launch vehicle, control system forms its limbs, because control system is what makes the launch vehicle reach the final destination with its energy and its power. This again shows a diagram of the guidance system giving commands to the digital autopilot to the vehicle, and then vehicle sequencing commands from the guidance to the vehicle. Now telemetry is something which is very important for the launch vehicle, because it tells you where you have actually reached. Every instant of the launch and all the parameters of the launch, they are radioed down to ground stations via telemetry. So telemetry data generated in the flight computers
then it is from the telemetry station output of the vehicle. It comes to the ground station. From ground station, it is sent to SHAR, and what we see in SHAR as the real-time position of the vehicle is what data which is telemetered down from various stations and brought to SHAR. टेलीमेट्री स्टेशंस PSLV के लिए तो क्योंकि it's going very high, very far away from the earth, it is not from the earth, sorry, from the launch location. So one station obviously cannot give the data, give all the data. So we have telemetried receiving stations in Shark, in Trivandrum, and in Mauritius. These three stations normally provide all the data for the for any launch, any PSLV launch. In fact, for the time when we launched 104 satellites, उसके लिए they had positioned one ship somewhere down in the South Indian Ocean, far south, and which had a telemetry receiving system. And there's one more station which was placed in Antarctica, which was used to receive the telemetry data from the vehicle and send back to Sriharikota. Now another aspect is that data जो है वो तो continuously generate हो रहा है flight computers में. Continuously navigation data आ रहा है, continuously data जो controls को post कर रहा है वो भी continuously हो रहा है. तो और ये सब डेटा टेलीमेट्री में जा रहा है, तो ये इसको मैनेज करने के लिए दो टेलीमेट्री बफर लगाए जाते हैं. तो एक बफर जो है वो जब फुल हो जाता है तो उसको भेज दिया जाता है फॉर टू बी सेंट टू ग्राउंड स्टेशन, और दूसरा जो फिल होना शुरू हो जाता है. तो ऑल्टरनेटली while one telemetry buffer is being sent down, other one is getting filled. जब ये fill हो जाता है, so this is cleared, sent out, and the first one start getting filled. So this way, all the data which is generated is sent down without any miss. Now we come to task scheduling. Task scheduling का मतलब है कि the flights computer जो है, flight computer, any computer, if you look at it, a single computer can only do one task at a time. कितना ही फास्ट कंप्यूटर हो, कितनी मल्टीटास्किंग टाइप का उसका सॉफ्टवेयर उसमें रन कर रहा हो, अल्टीमेटली एट अ मैक्रो लेवल वो सब they can only do one job at a time. But there are various reasons why task scheduling is important. There are so many softwares like navigation and guidance which have to be run parallelly at different speeds on different sets of data and continuously. Navigation, for example, it has to be some parts of navigation has to be very fast, and some which include repeated multiple integrations and the complex mathematical operation can be done more slow. So similar guidance, there are something which have to be done slowly, and there are some which have to be done very fast. So to take care of all these things, there's a task scheduler in the flight software, which controls in which how all these tasks are going to be carried out. Now in the flight computer there are two periodic cycles. Minor cycle is every 20 milliseconds, 50 times every second. And major cycle is 500 milliseconds, then once every half a second, 2 times every second. इनको manage करना is the job of the task scheduler.
A typical task schedule may look like this. First, clear telemetry buffer, which is major cycle operation. Get gyro data, which is minor cycle. Get accelerometer data in minor cycle. Do navigation computation, finding out in by multiple integration. Get that is major cycle data. Guidance computation, data comes in major cycle, it has to be in major cycle only. Then give autopilot outputs, which has to be in minor cycle. Generate sequence commands, which has to be in major cycle. इस तरह there are so many tasks which are to be carried out every 500 milliseconds in the flight software. So all that is the job of task scheduler. Now that was about the flight software. Now we'll come to how it is evaluated for flight. The flight software goes through its life cycle of evaluation before it gets qualified for use in a launch vehicle. This qualification procedure is very strict, very stringent, and it is very strictly followed. And it is done by a series of specialists who are specially trained for the purpose. And it is done with the full participation of the designers, because designers have to, in case there is any issue, then they have to be available for correcting it. Sir, Now, hello. yes. Sir, we have last 7 minutes left for meeting to end. Okay. So, would it take 7 minutes or more than that? 7 में हो जाना चाहिए, but otherwise it may slightly go. I'll try to make it in 7 minutes. Okay. Okay. ठीक है, so I'll continue. All जितने भी softwares generate लिखे जाते हैं, whether they are for the flight use or any purpose, they have to have some qualities. It has to be properly structured, जिससे कि जो पढ़ना चाहे उसको read कर सके. It has to be portable. You should be able to run on different platforms. It should be maintainable. That means a correction should be possible. It has to be robust. That we'll come to later on. It has to be efficient, and especially flight software के लिए, it has to be, its execution time has to be as minimum as possible. Now it goes through the following tests. Code inspection first, which is normally carried out manually, and walkthrough. The code level execution होता है कि when you give a test input to the software and you make it run in a simulated host environment, which means in a high level computer, you run the code and see if there are any issues in that codes. You identify dead code. Dead code means wherever the code is not being executed at all, or whether there is a loop which is not being executed at all, but it is there, so that has to be eliminated. And उसके बाद execution in the actual host environment, which is the flight computer. Now, after flight computers are integrated, flight software loaded in the flight computers, it goes through stringent level tests with a simulated flight profile, which is called hardware and loop simulation, HLS tests. These are carried out at various levels, which are with the processors alone, or processor with the navigation system, and processor with the control systems. Now, test and processor alone are again at 3 different levels. One where the inputs are only nominal inputs, which it has to pass through, as it would be expected in flight. Then the inputs with some disturbances, which may not be realistic. It may not happen in flight, but still could happen. So with those inputs also it is tested. And third is stress tests, where inputs are not possible to occur at all, theoretically also. But these are carried out to ensure the flight computer does not fail under any type of excessive disturbance.
that may occur in case supposing the computer fails or some failure occurs. So you get some input which are very high. So this is what ensures the robustness of the flight computer system. That even if the flight computer fails, it should not cause the satellite launch vehicle to fail. It to get any undesirable command. That's the use of this. That's meant by robustness. Now, hardware loop simulation tests are carried out with navigation sensors. The second level of tests. Here, the level of complexity goes up because navigation sensors, उनको तो rotations and accelerations sense करने हैं. तो उसके लिए you have to put the navigation system on the angular motion simulator (AMS). Here, you do nominal tests and some dispersion cases, and you simulate soft failures in navigation system. Because if you simulate hard failure, it may cause the navigation system to get damaged, and we don't want that to happen before flight. This is how the simulation HLS works. On the right side, you see the simulated launch vehicle in the simulation computer. That is the simulation computer giving an output to the navigation system. Simulated outputs, obviously. And that navigation system of the flight goes to DAP guidance, DAP that goes to control, and the control output again goes back to the simulated launch vehicle in the simulation computer. This is the loop of the closed loop of the hardware loop simulation. Then telemetry data acquisition takes place from all the three: navigation, guidance, and control. This is, in a sense, is the final test, which clears the navigation, the flight software and the flight software packages for flight. One more test which is done is with the actuators in loop, but here you can't put navigation. You don't normally put navigation system in it. With the successful completion of the above simulation test, the flight software and the corresponding subsystems, which form the initial guidance system (IGS), gets fully qualified for operation in this specific launch vehicle. So in this presentation, we have talked about the flight software, its contents, and how it is evaluated and made ready, acceptable for use in the launch vehicle. Thank you. That's it. Thank you, sir, for your presentation. It was really very, very good. How is the recording? Sir, excellent. Chalo, that's good. Chalo, shall I close it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Thank you, sir. Right, bye. Kaustubh?